जीरो से हीरो। जैसे ही मैंने खिड़की के नीचे झांका तो पाया जो घोंसला काग पक्षी ने 5 हफ्ते पहले बनाया था, अब सूना हो गया है। इन 5 हफ्तों में मैंने देखा कैसे चिड़िया बच्चों को पालती हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात हर मौसम में उनके लिए दाना पानी का बंदोबस्त करती है। बच्चों के पर फूटते हैं तो वह बच्चों की तरक्की में खुश होती हैं और उन्हें उड़ना सिखाती हैं। पता ही नहीं चला कब वह बच्चे एक डाल से दूसरी डाल के बीच उड़ते उड़ते हुए बड़े हो जाते हैं और बादलों के बीच समा जाते हैं। आज उस घोंसले में कोई नहीं था। घोंसला भी बिखरा सा लग रहा था। लगता है सब फूर से उड़ गए थे, खुले आकाश में विचरने के लिए। यह सिलसिला किस किस्म का है जिसमें एक पक्षी अपने बच्चों की अनवरत तलाश में लगा हुआ है। अचानक पीछे से नानू की आवाज कानों में पड़ी। मैंने मुड़कर मेरे नाती राजू को देखा। मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने कहा। मैं लंदन जाकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा लेना चाहता हूँ। इससे पहले उसने कहा था कि वह वही अपने शहर में ही रहकर काम करेगा और लंदन में जाने के लिए पैसा इकट्ठा करेगा। धन की कमी पड़ेगी तो मुझसे मांग लेगा। 10 वर्ष की आयु से वह स्कूल में बेचने के लिए दुर्लभ किस्म के चॉकलेट व टॉफी खोजता रहता था। जैसे जैसे बड़ा हो गया उसने महंगे वाले स्नीकर्स बेचना चालू कर दिया। अब माइंड क्यों चेंज किया है? मैंने पूछा। मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। वहां पर मैं स्नीकर बेचने के लिए काफी ग्राहक ढूंढ लूंगा। अच्छा है कि मैं वही चला जाऊं। फर्स्ट ईयर के लिए मुझे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। जैसे ही मैंने हाँ कर दी, वह कूल कहकर चला गया। 32 वर्ष पूर्व ऐसा ही कूल होने का एहसास मुझे भी हुआ था। 42 वर्ष पूर्व मुझे विदेश में एक अखबार में कॉपी एडिटर का जॉब मिला था। वहां पहुंचने के 6 महीने के भीतर मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा मकान मालिक की जेब में किराए के रूप में चला जाता है। और तभी मैंने सोच लिया कि किसी ना किसी तरह मुझे अपना अपार्टमेंट खरीदना चाहिए। सेविंग तो कुछ थी नहीं, अतः बिजनेस करने का इरादा किया जिससे अच्छी इनकम हो जाए। मैंने एक रिपोर्टर की भांति जांच पड़ताल चालू की। एक ऐसे व्यापार की जिसमें कम से कम पैसा लगे और मेरे रिपोर्टिंग का तजुर्बा भी इस्तेमाल हो जाए। एक रिपोर्टर होने के नाते मुझे लगा था कि मेरे पास एक बिजनेसमैन की तरह रिसर्च करने, लोगों के साथ संबंध बनाना और डेडलाइन के तहत काम करने का कौशल्य था। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग दिखने में नो ब्रेनर एक्टिविटी दिखती है। वजह यह थी कि ज्यादातर इस व्यापार में जो भी लगे हुए थे उन्होंने किसी न किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम किया हुआ था। वहीं पर उनके रिश्ते खरीदारों व माल सप्लाई करने वालों से बने थे। इस व्यापार को चालू करने के लिए कोई खास शिक्षित होना भी जरूरी नहीं था। जिंदगी में यह पहला अवसर था कि जब मुझे लगा कि मेरे पास कामना है और लक्ष्य भी है। इससे पहले जितने भी काम मैंने किए थे एक तरह से मजे लेने के लिए किए थे। हर काम मेरे लिए एक प्रकार से खेल था। जो भी हो, मुझे लगा कि अब मुझे नया खेल खेलने का मौका मिल गया है। किसी भी काम को मैं एक चैलेंज की तरह नहीं लेता था। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का अनुभव लेने के लिए मैंने बिल्कुल ही मामूली तनख्वाह पर कुछ 1 घंटे वाली पार्ट टाइम नौकरियां कर ली। अब कोई रिस्क नहीं था, इसलिए मैंने हैंड्स ऑन अनुभव लेने के लिए 10 साल की तैयारी कर ली थी। न जाने क्यों मुझे हमेशा लगता है कि मेरी मां ने किसी अदृश्य शक्ति को मुझे फाइनेंशियली सिक्योर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझ जैसे केयरफ्री आदमी को जीवन यापन करने के लिए क्यों कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। अपने आप से यह प्रश्न करता था और कोई जवाब नहीं सूझता था। किस चीज का एक्सपोर्ट किया जाए, किस मार्केट को टारगेट किया जाए, वह भी बिना फुल टाइम नौकरी छोड़े। अखबार की नौकरी ही जीवन यापन का एकमात्र साधन था। यह सब मैंने सोच लिया था। मेरे पिताजी 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। बचपन में वे कभी कभार प्रिंटिंग प्रेस भी ले जाया करते थे। किशोरावस्था में मुझे एक युवा मैगजीन का पब्लिशर होने के नाते कई प्रिंटिंग प्रेस वालों के साथ काम करने का मौका मिला था। एक तरह से बचपन से ही मेरा प्रिंटिंग मशीनों से नाता बन गया था। इंडिया में बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी होने की वजह से ज्यादातर पुरानी व रिकंडीशन्ड मशीनें वेस्ट जर्मनी से इंपोर्ट की जाती थी। इस चीज का मुझे पहले से ही ज्ञान था। मैंने सोचा इसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का व्यापार किया जाए। अभी यह सोचना ही चालू किया था कि मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी जिससे मालूम पड़ा कि जापान सरकार प्रिंटिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी टैक्स इंसेंटिव दे रही है। मैंने सोचा कि अब तो जापान में काफ़ी सेकंड हैंड मशीनें मिल जाएगी।
जापान कंसुलेट में जाकर पता किया और जैसे तैसे कर कर पुरानी मशीन के एक सप्लायर का कांटेक्ट मिला। उसने मुझे एक्सपोर्ट प्राइस बताएं। मैंने हिंदुस्तान टाइम के क्लासिफाइड सेक्शन से वेस्ट जर्मनी की मशीनों को सप्लाई करने वाले एक एजेंट का पता ढूंढा और उसे जापानी मशीनों का ऑफ भेजा। तत्काल ही उसका पॉजिटिव रिस्पांस आ गया। शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसने भारत में जापान में बनी हुई कोई कलर प्रिंटिंग मशीन ऑफर की हो। मुंबई में पहली बार मल्टी कलर अखबार छापने वाली एक इच्छुक संस्था ने मुझसे एक मशीन खरीदी। इस खरीद के भुगतान के लिए उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट खोला, जिसकी वजह से मैं बैक टू बैक जरिए बिना अपनी जेब से कुछ पैसा निकाले अपने सप्लायर का भुगतान कर सका। मेरे भाई ने मुझे एक बैंकर से मिलवा दिया जिसने मुझे यह सुविधा दी थी। नहीं सोचा था कि बचपन का प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ाव एक नई शक्ल लेगा। घर में पड़ी हुई एक पोर्टेबल टाइपराइटर से मेरे कारोबार की शुरुआत हो गई। कुछ ही वर्षों के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह व्यवसायी बन गया। आखिरकार अपना खुद का अपार्टमेंट खरीद सका।